अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त आलमी सियासत और जंगी हिकमत अमली का मरकज़ बन चुकी है। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को एक गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है, जिसकी वजह से हालात अमरीका के हाथों से भी निकलते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आलमी बरादरी से तरले मिन्नतें करते नजर आए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए मुश्तरका बहरी मिशन तश्कील दिया जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपनी जंगी बहरिया खलीज में भेजें। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस अपील पर वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिसकी वाशिंगटन को तवक्को थी। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यहाँ तक कि चीन ने भी अमरीकी मुतालबे पर मस्बत जवाब देने की बजाय खामोशी या इनकार का रास्ता इख्तियार कर लिया है, जबकि जर्मनी ने यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस सूरत हाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप इस जंग में तन्हा होते जा रहे हैं। यह हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। आलमी तेल की बड़ी मकदार इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये गुजरगाह बंद हो जाए तो आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। इसी वजह से अमरीका हमेशा इस इलाके को अपनी स्ट्रेटेजिक तरजीहात में सर फहरिस्त रखता है। लेकिन इस बार जब अमरीका ने इत्तेहादियों को इस मिशन में शामिल होने की दावत दी तो रद्द-ए-अमल तवक्को के बरक्स सामने आया और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका के करीबी इत्तेहादी इस मामले में खुलकर साथ देने से गुरेजा दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप की अपील पर दुनिया की खामोशी एक बड़ी सिफारती नाकामी के तौर पर देखी जा रही है। इब्तदाई तौर पर अमरीकी सदर ने इस मामले पर इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब मस्बत जवाब न मुलाकातों का लहजा बदलता नजर आया, फिर सूरत हाल ये है कि मिनटों से शुरू होने वाला सिफारती अंदाज धमकियों तक जा पहुंचा है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर नेटो ममालिक ने अमरीका का साथ ना दिया तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान दरअसल इस बात का इशारा है कि अमरीका इस वक्त शदीद दबाव में है और इसे खलीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इत्तेहादियों की अशद ज़रूरत है, जबकि इत्तेहादी मदद से साफ इनकार कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बेबसी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना आसान काम नहीं है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका को इत्तेहादियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर वाशिंगटन वाकई ईरान के खिलाफ बर्तरी हासिल कर चुका है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर इसे नेटो और दीगर ममालिक की मदद क्यों दरकार है। इस सवाल का जवाब खलीज में मौजूद हकीकी जंगी सूरत हाल में छुपा हुआ है। ईरान के साथ मुमकिन समुद्री तसादुम का खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका तनहा इसका बोझ उठाने से गुरेजा दिखाई देता है। अगर आबनाए हुर्मुज़ में बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू हो जाती हैं तो आलमी सतह पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका चाहता है कि जिम्मेदारी और ख़तरा दोनों इत्तेहादियों के साथ तकसीम हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब नेटो कंट्रीज़ और दीगर इत्तेहादी इस जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक पहले ही मशरिक़ वस्ता की तवील जंगों से थक चुके हैं। इराक़ और अफ़गानिस्तान के तजुर्बात ने उन्हें यह सिखाया है कि ऐसे तनाज़ात में दाखिल होना आसान लेकिन निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरी वजह इक़्तिसादी मफादात है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक ईरान के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता तिजारती ताल्लुकात रखते हैं और वो नहीं चाहते कि यह तनाज़ा एक बड़े जंगी बहरान में तब्दील हो जाए। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि आलमी बरादरी इस तनाज़े को अमरीका और ईरान के दरमियान एक दो तरफा कशीदगी के तौर पर देख रही है। बहुत से ममालिक का ख्याल है कि अगर वो इस जंग में शामिल हो गए तो वो गैर ज़रूरी तौर पर एक ऐसे तनाज़े का हिस्सा बन जाएंगे जिसका बराह रास्त फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। यही वजह है कि जापान जैसे ममालिक जो अमरीका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं वो भी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अब ये तमाम सूरत हाल अमरीकी सदर के लिए एक बड़ी दिक्कत और बड़ी आजमाइश बन चुकी है। बज़ाहिर तो ट्रंप ईरान के खिलाफ बर्तरी के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुनाते हैं। जैसा कि अमरीकी सदर का कहना है कि ईरानी बहरिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ईरान जंगी तौर पर कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इनकलाब न सिर्फ इन दावों को मुस्तरद कर रहा है बल्कि तंज़िया अंदाज में अमरीका को चैलेंज भी दे रहा है। ईरानी कमांडर्स का अपने एक बयान में कहना है कि अगर अमरीका वाकई इतना ही मजबूत है तो हिम्मत करके खलीज में अपनी बहरिया भेजे। अब ये बयान दरअसल एक नफसियाती तौर पर बर्तरी की अलामत समझा जा रहा है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कई जगहों पर अमरीकी सदर अमरीका के दावे उनकी कलई खुल गई है, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जो स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की मईशत किसी ना किसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ के साथ जुड़ी हुई है, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो नेटो इत्तेहादी हैं उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर अपना को बहरी जो है वो मश्क करें और फिर बहरी बेड़ा भेजें। क्या वजह है कि वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि दे रियलाइज़ वेरी मच कि ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आबनाए हुर्मुज़ का ओपन होना, इसके बावजूद वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल पा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका जो अगर आप देखें तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है
वो बहुत सी बातें कुछ इस तरह कर जाते हैं जो कि मतलब डिप्लोमेसी से भी बाहर होती हैं, फिर वो रिटोरिक पे बेस्ड होती हैं, फिर नार्सिसिज्म पे बेस्ड होती हैं। और वो एक इसलिए उनका जो, अगर आप देखें तो इस वक्त उनके जो रिलेशनशिप हैं वो कभी कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं जिससे यूरोप डिस्टर्ब हो जाता है, कभी वो नेटो के कंट्रीज़ को इकट्ठा पकड़ के डॉक में ले जाते हैं और कहते हैं कि जी अगर आप 5% अपने जीडीपी का नहीं देंगे तो आपका जो डिफेंस है नेटो का, वो जो अम्ब्रेला डेटरेंस है वो आपको नहीं मिल सकती, 3% से इंक्रीज़ करें। फिर किसी भी कंट्री के ऊपर वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। सो एक फिर आपने देखा जैसा कि उन्होंने वो जो ग्रीनलैंड का इशू था उसके ऊपर किस तरीके से उन्होंने बात की और कहा कि जी हम तो बस अब ग्रीनलैंड लेने लगे। तो ये सारे के सारे एक्चुअली जो उनके जो जिसको आप कह लें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी अब कॉन्शियस हो चुकी हैं, थोड़ी सी खाइफ हैं। और वो जो है अब जो सिक्योरिटी कैलकुलस है उसको अपनी नज़र से भी देखते हैं। और वो अब ट्रम्प साहब की नज़र से नहीं देखते। अगर आप मैं ये कहूँ तो लेट मतलब थोड़ा सा फार फेच हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ क्लोजर टू द रियलिटी कि अब वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो अमेरिका देता है या उनको दे रहा था, या जो उनके रिलेशन थे, और जो ट्रम्प साहब एज ए प्रेसिडेंट हैं, इनको वो अलग अलग एंटिटी के तौर पे देखते हैं। उसकी वजह ट्रम्प साहब की ज़ाहिर पर्सनैलिटी का ओवरवेलमिंग जो एक्सपोजर है और या जो उनकी आउटलैंडिश आउटबर्स्ट हैं शायद वो हैं। अच्छा, अब देखें ये जो आप जैसे बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया में। अगर आप मेन जगह देखें तो कुछ 3 जगह हैं बड़ी जहाँ से ऑयल निकलता है जी। एक तो साउथ अमेरिका में देख लीजिए, जो साउथ अमेरिकन की कंट्रीज़ हैं, चिली है, वेनेजुएला है, और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ऑयल निकलता है। फिर पर्शियन गल्फ़ और अरेबियन पेनिनसुला, ये जो इलाका है यहाँ से निकलता है। फिर आप देखें तो रशिया और वो वाली साइड जो है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं कुछ, वहाँ से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी है जिसको हम एपीआई ग्रेविटी के मुताबिक जिसको जांचते हैं, वो इस अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ होर्मुज़ का जो ऑयल है उसकी है। जो इवन साउथ अमेरिकन ऑयल है उसके लिए आपको स्पेशलाइज रिफाइनरीज चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और उसको जो है ना कन्वर्ट करना डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। जो रशियन ऑयल है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रीट बिकॉज ऑफ दी इनपुट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स उसके अंदर, और उसको जो ट्रीटमेंट है वो उस लिहाज से डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो इन अ वे अगर आप देखें तो ये नहीं कि 40% जो दुनिया का जो ऑयल की डिमांड है या जो ऑयल की जो ज़रूरत है वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे है। अगर आप इस टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आई थिंक इट इज़ अराउंड 70 to 80%, क्योंकि जो आपको स्पेशलाइज चीज़ों के लिए जो आपको हाइड्रोकार्बन और मॉलिक्यूल चाहिए वो द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल जो है वो यहीं से है। तो इसलिए जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही ये बात कि अब ये जो जितने अमेरिकन हलीफ हैं ये यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते, क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। देखिए, कोई भी जो वॉर होती है उसकी सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। हर वॉर को एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक राज़ान देथरे होती है, यानी एक रीज़न होती है जिससे वो वॉर शुरू होती है। और इस वॉर के अंदर उन जो एलाइज़ हैं, जो ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं वेस्टर्न, उनको ना वो राज़ान देथरे रीज़न नज़र आ रही है, ना उनको वो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है अमेरिका का, विच इज़ नॉट क्लियर। अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि रजीम चेंज करनी है, और रजीम कैसे चेंज करनी है, अगर जो सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको शहीद करनी है तो वो भी नहीं हुआ। अगर रजीम चेंज करनी है और अमेरिका जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि ईरान को डिग्रेड करना है कि वो 4 घंटे के से आगे जंग ना लड़ सके, तो आज 15 दिन हो गए हैं, ना सिर्फ वो जंग लड़ रहा है बल्कि उसकी रेजिलियंस में भी इजाफा हो गया है। और ईरान ने एक ऐसी मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज़ में अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक कंट्री ने जो है वो एसिमेट्रिक डोमिनेंस एक्वायर कर लिया है। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान में कोई सिमेट्री नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एसिमेट्री, और उस एसिमेट्री में डोमिनेंस अमेरिका की होनी चाहिए, लेकिन जो परसिस्ट कर रहा है सर्वाइव करके, वो कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है, वो ईरान कर रहा है। तो एक नया फिनोमेना मिलिट्री स्टडीज़ के अंदर, वॉरफेयर के अंदर आ गया है, जिसको हम ईरान ने ये प्रूव कर दिया है। तो इसलिए जो मुश्किलात हैं जी वो अमेरिका के लिए बहुत सारी हो रही हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह उनकी जो इंटरनल अगर आप डायनामिक्स देखें अमेरिका के, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ जो सपोर्ट ऑफ द वॉर है या सपोर्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाय अमेरिका ऑन द बिहेस्ट ऑफ इसराइल, उसके अंदर कमी हो रही है, उसके अंदर एजिटेशंस में इजाफा हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं और अनरेस्ट हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता अभी तो उनके 6 सोल्जर्स जो हैं
अगर कोई और बॉडी बैग्स जाते हैं फिर तो बात बहुत ही नहीं देखिए कर साहब, इस जंग के शुरू होने से पहले, इस सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से पहले ईरान वाज सराउंडेड वेरी मच बाय द नेवल शिप्स। बहरी बेड़े भेजना शुरू कर दिए थे। फिर फ़ज़ाई अड्डे खित्ते के अंदर अमेरिका के मौजूद हैं। वहाँ से भी अमेरिका इफेक्टिवली ये क्यों नहीं कर पा रहा कि थोड़ा सा दे कुड पुश बैक ईरान, कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, कि इसको खुलवा ही सकते। इस सब के बावजूद जो पेशबंदी की गई थी, इस सब के बावजूद उनकी कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। देखें, जो नेवल ब्लॉकेट होता है जी, उसको आप एयर रेड से या हमलों से या एयर बेसिस से नहीं खुलवा सकते। उसको खुलवाने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस, नेवल आपकी शिप्स, और फिर जो अगर वो माइंड हुआ है तो आपको उसको डी माइन करना है। फिर उधर और अगर वेक्टर्स हैं जो उस वक्त उस नेवल बॉडी के अंदर या मरीन बॉडी के अंदर हैं तो आपने उनको एलिमिनेट करना है। तो ये फ्रॉम अ डिस्टेंस नहीं होता जी, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंस, ताकि क्योंकि ब्लॉकेट भी तो फिजिकल प्रेजेंस से होता है तो वो खुलेगा भी फिजिकल प्रेजेंस से। और उसी फिजिकल प्रेजेंस के लिए आपने देखा कि वो कभी ब्रिटिश नेवी को कहते हैं, कभी फ्रेंच नेवी को कहते हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। आने को तैयार इसलिए नहीं है जी क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है और इस वक्त जो अरेबियन सी है, ये खाली अब जो है वो एक ऐसा एरिया नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस कर सकें। ये रशिया का और चाइना का भी बैकयार्ड है। और इस रीजन के अंदर बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ, अरेबियन सी के साथ 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंधा जोड़ के सिचुएटेड हैं। सो इसलिए ये जो स्ट्रेटजिक और जियो पोलिटिकल कंपल्शन है, या जो आप कह लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और वेस्ट ने आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो आपने देखा कि उनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो है ही सर्वाइवल थ्रू पीस की। और जो ईरान की इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्वाइवल है, चाहे वो सर्वाइवल थ्रू पनिशमेंट हो, वो सर्वाइवल थ्रू फाइट हो, वो सर्वाइवल थ्रू रिस्पॉन्स हो, तो ईरान भी उसको सर्वाइव कर रहा है। तो आई थिंक इसलिए जी एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसमें जो डोमिनेंस है, एक्चुअली जो अमेरिकन डोमिनेंस थी, जिसको कहा जाता था कि जी अमेरिका मिलिटरीली हर रीजन को डोमिनेट करता है, 742 बेसेस हैं जिनमें वो कभी भी किसी को भी मोबिलाइज कर सकता है। तो इस रीजन में अगर आप देखें, इवन जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ देयर आर 17 बेसेस जो कुछ भी नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि ये जो वॉर है ये बहुत डिफरेंट वॉर है जी। वॉरफेयर चेंज हो गई है, ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं है। अमेरिका इसको वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सेट पैटर्न है उस पर लड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो जो स्ट्रेटेजिक इसमें वेक्टर है वो तो ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसकी रीज़न ये है कि इस रीजन के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आप वो तो ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आप कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते हैं, और कन्वेंशनल वॉर में एक मुल्क जो है वो बहुत मार खाने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे याद है हम जी कर साहब, आप मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है वेरी क्विकली। अब देखिए, इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव्स, और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी जब सुनते हैं तो वो बड़े पॉजिटिव, बड़े होपफुल नज़र आते हैं और कहते हैं आर्सेनल बहुत कम रह गया है, ईरान के पास ड्रोन्स बहुत कम रह गए हैं, उनके पास इस वक्त का जो ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है, और लगता ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान को एज मच एज़ पॉसिबल ड्रैग करे इसके अंदर, और शायद वो इन द बैक ऑफ हिज माइंड ये है कि ईरान की कैपेसिटी कम हो जाएगी या शायद ख़त्म हो जाएगी लड़ने की। तो आपको लगता है कि अगर यही स्ट्रेटजी है प्रेसिडेंट ट्रंप की तो वो इस पर कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आपने जो कहा ये इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव। इस केस में ये इट्स नॉट अ गेम ऑफ नैरेटिव। देखिए, नैरेटिव में आपको एक नैरेटिविटी आर्क बिल्ड करना होता है, और उस आर्क को आपने कंसोलिडेट करना होता है। आपने बताना होता है कि जो आप बात कर रहे हैं फिर वो कैसे कंसोलिडेट हो रही है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगले 2 घंटे के अंदर करेक्ट जो आइलैंड है उसको हम ले लेंगे और उसको हमने तबाह कर दिया है, और फिर 4 घंटे के बाद ये कहा जाता है कि नहीं, हमें ख्याल आ गया और हमने जो वहाँ पे जो बिकॉज पूरी दुनिया का ऑयल वहाँ से जा रहा है तो हमने जो ऑयल की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको कुछ नहीं किया। सो देखिए, ये जो वॉर हो रही है वहाँ पे वो वॉर ऑफ विल है, वो वॉर ऑफ प्रिजर्वेंस है, और वो वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे प्ले कर रही हैं। एक साइड पे टेक्नोलॉजी है। देखिए, किसी भी वॉरफेयर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो वॉर को डिसाइड करती हैं, एक टेक्नोलॉजी, एक जोग्राफी और एक टैक्टिस। तो ईरान जो है वो अपनी जोग्राफी के ऊपर गो के उसका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उस जोग्राफी के ऊपर वो अपनी विल पावर के साथ, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ नुकसान के बावजूद जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और देखिए,
आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ला सकते। ईरानी जो कौम है इसको आप कंकर नहीं कर सकते, आप फिजिकली कोई टेरिटरी नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको एनालेट, जिसको उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि हम एनालेट कर देंगे, एनालेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनालेट करने का मकसद क्या होता है कि अगली की विल ख़त्म कर दें। फाइन, अगर तो विल ख़त्म होगी एनालेट करने से, उनकी डिस्ट्रॉय करने से, बिल्डिंग्स गिराने से, शहर बर्बाद करने से, फिर तो ठीक है, लेकिन वो तो बढ़ती जा रही है। सो इसका मतलब ये है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि जो एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट हो रही है और वो डोमिनेंस ईरान क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही। कर्नल साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस जंग के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आलमी सियासत और मईशत का आपस में गहरा ताल्लुक है, और जब भी किसी खत्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर महसूस किए जाते हैं। जैसा कि हालिया दिनों में मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी तवानाई मंडी को एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया। इसी तनाजुर में अमरीकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन 2% इजाफा हो चुका है, जिसके बाद खाम तेल की कीमतें $102 फी बैरल्स तक पहुंच गई हैं। तेल की कीमतों का $102 फी बैरल तक पहुंचना इसलिए भी गैर मामूली समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता चंद बरसों में आलमी मईशत मुसलसल तवानाई की कीमतों के झटकों से गुजर रही है। कोरोना वबा के बाद माशी बहाली, आलमी सप्लाई चेन के मसाइल और मुख्तलिफ खित्तों में सियासी तनाज़ात पहले ही तवानाई की मंडी को गैर मुस्तहकम कर चुके हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का $100 की सतह तक पहुंच जाने का मतलब ये है कि दुनिया को महंगाई की एक नई लहर का सामना हो सकता है, क्योंकि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि आलमी मईशत की बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बाद बगैर जो ट्रांसपोर्ट है, सनत है और तिजारत का निज़ाम वो चल नहीं सकता है, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के अखराजात को मुतासर करता है। दुनिया की ज़्यादातर तिजारत समुद्री जहाज़ों, हवाई कार्गो और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है, और इन तमाम ज़राए का इन्हिसार ईंधन पर होता है। जब खाम तेल महंगा होता है तो जहाज़ रानी, हवाई सफ़र और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ जाती है, जिसका बराह रास्त असर आलमी तिजारत पर पड़ता है। कंपनीज अपनी बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए अशिया की कीमतें बढ़ा देती हैं, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर पैदा होती है। इसी तरह तेल की कीमतों में इजाफा दरअसल एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जिसके असरात दुनिया के हर मुल्क में सारिफीन तक पहुँचते हैं। तवानाई की कीमतों में इजाफे का दूसरा बड़ा असर सनती पैदावार पर पड़ता है। दुनिया की बड़ी सनतें जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल और प्लास्टिक की सनतें तवानाई के भारी इस्तेमाल पर कायम है। जब तवानाई महंगी होती है तो सनती पैदावार की लागत भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इसके नतीजे में या तो पैदावार कम हो जाती है या मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में दोनों सूरतों में आलमी मईशत पर दबाव बढ़ता है। अगर सनती पैदावार सुस्त हो जाए तो आलमी माशी तरक्की की रफ्तार भी कम हो सकती है, जबकि कीमतों में इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ने लगती है। यही वजह है कि अक्सर माहिरीन मईशत तेल की कीमतों में अचानक इजाफे को आलमी मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा करार देते हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के असरात मालियाती मंडियों पर भी पड़ते हैं। जब तवानाई महंगी होती है तो मरकज़ी बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए शरह सूद बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। शरह सूद में इजाफा सरमायाकारी को सुस्त कर देता है और कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असर डालता है। अगर दुनिया की बड़ी मईशतों की बात की जाए तो अमरीका, यूरोप और एशिया की सनतें वो भी तेल की कीमतों में इजाफे से मुतासर होती हैं। अमरीका को गो के ख़ुद भी तेल पैदा करता है, लेकिन आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव से वो भी महफूज नहीं है। यूरोपीय ममालिक बड़ी हद तक तवानाई की दरामदात पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए वहाँ महंगाई और माशी दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है। इस वक्त सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर इक़्तिसादी अमूर है। इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया की मईशत को धचका पहुँचा, इज़ वन ऑफ देम, उससे निकल नहीं पा रहे, पूरे तरीके से संभल नहीं पा रहे कि अब एक बार फिर खत्ते के अंदर कशीदगी ने फिर जो आलमी मईशतें हैं उनको हिट किया है। तेल $120 फी बैरल पे पहुंचा, उसके बाद $90 के ऊपर आया, फिर 100 के पे पहुंचा, तो अब $102 यानी और $2 बढ़ गया है। स्टेबल नहीं हो पा रहा है, अनसर्टेनिटी लूम्स इन द मार्केट। आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपको, आपकी फोरकास्ट क्या है, ये कहाँ तक जाएगा और इससे ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी को पे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहा है? देखिए, ग्लोबल इकॉनमी पे तो इम्पैक्ट आ चुका है। आज 15-16 दिन हो चुके हैं इस जंग को, और 2 मार्च से जो सप्लाई लाइन है वो बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में जो कंटेनर हैं वहाँ फंसे हुए हैं। और सिर्फ फ्यूल के नहीं, फूड आइटम्स के और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो तमाम दुनिया के दरमियान जो तिजारत होती है वो सब बंद हो चुकी है। दुनिया की स्टॉक मार्केट अमेरिका की है या चाइना की है या यूरोप की स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान की भी आपको अंदाज़ा है कि पिछले 15 दिन में 2 मरतबा क्राइसिस का शिकार हुई है और तीसरी मरतबा भी हो सकती है।
तो इम्पैक्ट तो आ चुका है। और ये इम्पैक्ट अगर जंग बंद ना हुई और ये मज़ीद तवील हुई, तो जिस तरह अमरीकी सदर खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि फिर सूरत हाल को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होगा। तमाम ममालिक मुतासर होंगे और वो ममालिक ज़्यादा मुतासर होंगे जहाँ पहले ही इकानमी इतनी कमज़ोर है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये बराह रास्त पाकिस्तान जंग में शामिल नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरह लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ रही है। तो इम्पैक्ट मुझे तो काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल इकानमी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा सकती है। पाकिस्तान की ग्रोथ बुरी तरह मुतासर होती है। 4.2% का टारगेट था और नज़र ये आ रहा है कि अगर ये मज़ीद तवील होती है तो ये 2-2.5% अगर हो जाए तो बड़ी बात होगी। तो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है सर, और ये अगर जंग बंद नहीं हुई तो मज़ीद गहरा होगा और इसके असरात जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन पर ज़्यादा पड़ेंगे और वहाँ पर पॉवर्टी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और उनकी जो करेंसी है वो डिस्टेबलाइज होगी, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, जिसमें पाकिस्तान की भी, मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि हमारे नाजरीन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की करेंसी पर भी बड़ा प्रेशर आएगा। और इसीलिए पाकिस्तान मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, पहला सोर्स तो पाकिस्तान का सऊदी अरब है, हमेशा इस मुश्किल वक्त में जब भी मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान की मदद की है और अभी भी पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ देख रहा है। वहाँ से कोई इस किस्म की कोई इमदाद इनको कोई ऐसा पैकेज मिलने की बातचीत चल रही है जिससे पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबलाइज रहे और पाकिस्तान के रिज़र्व इतने हों कि पाकिस्तान ये जो शॉक आ रहे हैं ऑयल प्राइसेस के या आपकी ट्रेड के शॉक आएंगे या बाकी शॉक्स आएंगे, उसको ऑब्जर्व कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, जो इंटरनेशनल एक तो क्रेडिटर्स से और फिर ब्रदरली कंट्रीज़ की मदद से, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने कुछ पैसे हमारे पास रखवाए हुए हैं हमारे रिजर्व्स की सपोर्ट के लिए। लेकिन ज़ाहिर है मिडिल ईस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम तो आएगा और अगर उनकी मईशत को भी धचका पहुंचता है तो हमें तो ये अनसर्टनिटी भी है कि कहीं वो रखवाए हुए पैसे जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं वो वापस ना ले लें। अगर वो वापस गए तो फिर हमारा क्या होगा? यानी IMF प्रोग्राम और एक्सटर्नल जो बैलेंस है, पेमेंट सपोर्ट, ये सब तो अपनी जगह पे, लेकिन जो रिजर्व्स को संभाला मिला हुआ है ब्रदरली कंट्रीज़ की तरफ से, अगर उनकी इकॉनमी भी हिट करती है और पैसे वापस मांग लेते हैं तो फिर हम क्या अरेंजमेंट करेंगे? देखिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। $12 बिलियन हैं, $5 बिलियन सिर्फ सऊदी अरब के हैं, फिर कतर के हैं, फिर आपके UAE ने दिए हुए हैं, फिर आपको चाइना के डिपॉजिट हैं कि $16.5 में $12 अरब तो आपके पास डिपॉजिट है जिस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 4 से 6%। अब पाकिस्तान नए अरेंजमेंट की तरफ बात कर रहा है और जो सबसे ख़तरनाक बात है, पाकिस्तान को जो $40 बिलियन रेमिटेंसेज आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से, वो मोस्टली पैसे, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो मिडल ईस्ट में रहते हैं, जिसमें सऊदी अरब में 27-28 लाख हैं, फिर UAE है, फिर कुवैत है, कतर है, बहरीन है। तो यहाँ से बहुत पैसे आते हैं पाकिस्तान को। अब इन ममालिक पर अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बंद है, रेमिटेंसेस की जो आने की रफ्तार है वो स्लो हो चुकी है, फिर आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। FDI कोई G2G पाकिस्तान की उम्मीद बनी थी वो रुक गई है सारी की सारी। और पाकिस्तान का जो अगला है वो आपने जब ऑयल इंपोर्ट कर, खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। रेमिटेंसेस कम होंगी, FDIs वैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी अब नहीं है, तो फिर जाहिर है जो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जैसी सिचुएशन का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। एंड फॉर दैट मैटर हमें डॉलर्स चाहिए, जो डॉलर सिस्टम में मौजूद है। सबसे पहले तो उनको सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सिक्योर रहेंगे तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उससे बचा भी जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा रूहानियत, इबादत और कुर्ब इलाही की तलाश का सबसे अहम मरहला समझा जाता है। इन्हीं बाबरकत रातों में वो अजीम रात भी आ पहुंची है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान इन ताक रातों में इस मुक़द्दस रात की तलाश में इबादत, दुआ और तौबा इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर 27वीं शब को खुसूसी अहमियत दी जाती है। इस रात मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर देखने को मिलते हैं, जहाँ नमाज तरावी में ख़त्म कुरान के बाद खुसूसी महाफ़िल ज़िक्र और दुआ का एहतमाम किया जाता है और लाखों मुसलमान सजदा रेज़ होकर अपने रब के हुज़ूर मग़फ़िरत तलब करते हैं।
कुरान करीम की सूरह कद्र में इस रात की अजमत बयान करते हुए इरशाद होता है कि इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं और फजर तक सलामती ही सलामती होती है। यही वजह है कि इस रात की इबादत को मामूली नहीं समझा जाता, बल्कि इसे इंसान की पूरी ज़िंदगी के रुख को बदल देने वाली घड़ी करार दिया जाता है। अब इस रात की फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में रमज़ान के 27वीं शब को मसाजिद, घरों और इबादत गाहों में गैर मामूली रूहानी फ़ज़ा देखने को मिलती है। बड़ी मसाजिद में ख़त्मुल कुरान के बाद खुसूसी इज्तिमात होते हैं, जहाँ उलमा शब कदर की फजीलत बयान करते हैं और इज्तिमाई दुआएं कराई जाती। घरों में भी लोग नवाफिल, तिलावत कुरान और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं। बहुत से मुसलमान पूरी रात जाग कर इबादत करते हैं ताकि वो इस बाबरकत रात की बरकतों से महरूम न रह जाएं। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक अहम सुन्नत एतकाफ़ भी है, जिसमें हज़ारों मुसलमान मसाजिद में गोशा नशीन होकर इबादत, तलावत और ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं। पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद में जो मोतकफ़ीन हैं उनकी बड़ी तादाद देखी जाती है, जो दुनियावी मसरूफियात से अलग होकर मुकम्मल तौर पर अपने रब की तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये रूहानी तरबियत ऐसा अमल है जो इंसान को सब्र, आजिज़ी और अल्लाह से ताल्लुक़ की हकीकी कैफियत से रोशनास कराता है। शब कद्र दरअसल इंसान को ये पैगाम देती है कि ज़िंदगी में तब्दीली का मौका हमेशा मौजूद है। ये रात तौबा इस्तग़फ़ार करने की रात है, दुआ करने की रात है। इस रात के मौके पर मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की फ़लाह के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाती हैं। लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बीमारों की सेहत, मरहूमीन की मग़फ़िरत और मुल्क की तरक्की के लिए अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। यही वो लम्हात हैं जब पूरा माशरा एक रूहानी कैफियत में जुड़ जाता है। अगर वसीतर तनाजुर में देखा जाए तो शब कद्र सिर्फ इबादत की रात नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम भी है। ये इंसान को खुद एहतसाबी, इस्लाह और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की दावत देती है। यही वजह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में मसाजिद आबाद हो जाती हैं और ईमान की ताजगी महसूस की जा सकती है। पाकिस्तान में 27वीं शब को मनाई जाने वाली शब कद्र सिर्फ एक मजहबी रवायत नहीं बल्कि ईमान, उम्मीद और दुआ का ऐसा इज्तिमाई लम्हा होता है जिसमें लाखों दिल एक साथ अल्लाह के हुजूर झुकते हैं और एक बेहतर फ़र्द और बेहतर माशरे की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 27वीं शब कद्र जो मुमकिन शब उसकी तमाम तर फजीलतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में शिकस्त ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को नुमाया कर दिया है। कौमी क्रिकेट टीम ने तीसरे और फैसला कुन वनडे में 291 रन के ताकुब में अच्छी मजामत तो की, लेकिन टीम 279 रन पर ढेर हो गई और यूं बांग्लादेश ने 11 रन से फतह हासिल करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ये शिकस्त सिर्फ एक मैच हारने का मामला नहीं बल्कि ये शिकस्त एक बड़े रुझान की अक्कासी करती है, जिसमें पाकिस्तान की टीम बार बार एक ही गलती दोहरा रही है और शिकस्तों का हिसार तोड़ने में नाकाम दिखाई देती है। क्योंकि तीसरे वनडे मैच के दौरान पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कुछ मज़ामत ज़रूर नजर आई। मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 106 रन बनाए और टीम को हदफ के करीब लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी ये जिम्मेदाराना इनिंग्स टीम को कामयाबी ना दिला सकी। इसी तरह दीगर बैटर्स में साद मसूद, अब्दुल समद और गाजी गौरी ने मुख्तसर इनिंग्स खेली, लेकिन कोई भी बैटर ऐसी बड़ी पार्टनरशिप कायम ना कर सका जो टीम को फतह तक ले जाती। यही वो कमज़ोरी है जो गुज़श्ता कई अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है और एक बार एक या दो खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी तो सामने आती है, लेकिन टीम वर्क और तसलसल की कमी वाज़े रहती है। इस वक्त कौमी टीम की सबसे बड़ी मुश्किल भी यही बनती जा रही है कि टीम दबाव के लम्हात में दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहती है। जब मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल होता है तो या तो गैर ज़रूरी शॉट्स खेल दिए जाते हैं या विकेटें तेज़ी से गिर जाती है, जिसके बायस बने बनाए मैच हाथ से निकल जाते हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज़ में जिस अंदाज से खेल पेश किया वो इस बात का सबूत है कि क्रिकेट में अब रिवायती बड़ी और छोटी टीमों का फ़र्क तेज़ी से कम होता जा रहा है। बांग्लादेश ने इस सीरीज़ में न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। ख़ासतौर पर दबाव के लम्हात में उनके बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बरकरार रखी और पाकिस्तानी बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वो वजह थी कि जिसने मैच का पलड़ा बांग्लादेश के हाथ में पलट दिया। पाकिस्तान टीम की शिकस्त का एक बड़ा पहलू ये भी है कि टीम माजी की गलतियों से सीखती नज़र नहीं आती। यही वजह है कि हर नई सीरीज़ में पुराने मसाइल दोबारा सामने आ जाते हैं, चाहे वो बैटिंग में अदम तसलसल हो या फिर फील्डिंग में गलतियां हों या फिर दबाव में हिकमत अमली का फुकदान हो। जब तक इन गलतियों को ओवरकम नहीं किया जाएगा पाकिस्तान टीम का मुकद्दर कभी जीत नहीं बन सकेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।